वज़ीर-ए-आज़म ने म्यूनिख में भारतीय बिरादरी के साथ की बातचीत। मुल्क के तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात का किया जिक्र। G7 सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज आबो हवा, तवानाई और सेहत पर रखेंगे अपनी बात। साथ ही फूड सिक्योरिटी और सिनफी मसावात पर भी करेंगे बात। वज़ीर-ए-आज़म जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, कनाडा, जर्मनी के साथ करेंगे दो तरफ़ा मुज़ाकरात। G7 रहनुमाओं ने 5 सालों के दरमियान निजी और अवामी फंड्स में $600 बिलियन की मालियत के आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के लिए शराकत का किया आगाज़। तरक्की पजीर ममालिक में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए साबित होगा अहम कदम। महाराष्ट्र में शिवसेना का तनाज़ा थमने का नहीं ले रहा है नाम। शिंदे धड़े के एमएलए की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत, जबकि उद्धव हामी धड़े के पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह से मरकज़ ने 15 बागी एमएलए के ख़ानदानों को Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी की फराहम। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बतदरीज आ रही है, उसमें बेहतरी। वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने सिलचर में मुतासरा इलाकों का लिया जायज़ा। जान बचाने वाली अद्वियात फराहम करने की दी हिदायत। और भारतीय ख़वातीन हॉकी टीम ने डबलिन में मुनक़िदा 5 मुल्की अंडर-23 टूर्नामेंट में जीता चांदी का तमगा। टीम इंडिया को टूर्नामेंट में फाइनल में नीदरलैंड के हाथों 1-4 से मिली शिकस्त। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म G7 मीटिंग में शिरकत के लिए जर्मनी पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का म्यूनिख में गैर मुक़ीम भारतीय अफराद ने पुरतफ़ाक़ इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता 8 सालों में भारत की फ़ैसला साजी की सलाहियत, वाज़ेह पॉलिसी और जामे तरक्की की रफ्तार के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि मुल्क में गरीबों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मामला हो या 130 करोड़ भारतीयों को इस वबा से बचाने की, भारत ने आगे कदम बढ़ाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले 8 सालों में स्टार्टअप से बिज़नेस तक, मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी तक, लोगों की ज़िंदगी में आसानी से लेकर लोगों तक मंसूबों का फ़ायदा पहुँचाने तक के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का मुसलसल कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भारत करना ही है और वक्त पर करना है का अहद करता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की इज्तिमाई ताकत एक साथ मिलकर बदउनवानी से पाक, शफ़ाफ कारोबारी भारत बनाने की तरफ बढ़ रही है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज G7 सरबराह इजलास के दूसरे दिन खुसूसी इजलासों में 2 खुसूसी इजलास हैं, उसमें हिस्सा लेंगे। पहला सेशन मौसमियाती तब्दीली, तवानाई और सेहत पर होगा, जबकि दूसरा सेशन फूड सिक्योरिटी और सिनफी मसावात पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, कनाडा, जर्मनी के साथ भी दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। इससे कबल इतवार को G7 सरबराह इजलास जनूबी जर्मनी के एल्माउ कैसल में शुरू हुआ और मंगल तक जारी रहेगा। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा यूक्रेन में जंग और उसके नतीजे में आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है। आलमी रहनुमाओं के तेल पर कीमत कैप लगाने के लिए अमरीका की एक तजवीज़ पर भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जर्मनी में होने वाले G7 इजलास में शिरकत कर रहे हैं। दौरे के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने म्यूनिख में गैर मुक़ीम भारतीयों को खिताब किया। हमारे नामा निगार अजय मिश्रा बता रहे हैं कि दौरे के दूसरे दिन मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे का पहला दिन रहा भारतीय डायस्पोरा के नाम, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति की नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। लेकिन दूसरा दिन और भी खास होने जा रहा है। शॉल सलमाओ में जहां G7 की बैठक चल रही है, वहां पर भारत को
स्पेशल पार्टनर कंट्री के तौर पर बुलाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के स्थानीय समय से 11 बजे रवाना होंगे हेलीकॉप्टर के ज़रिए। वहाँ पर जो जर्मन चांसलर हैं वो उनका स्वागत करेंगे और वो पहले ही प्लेनरी सेशन में भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखते हुए नजर आएंगे, जो फोकस कर रहा है हेल्थ के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद बायलैटरल्स की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स पहले ही हाफ में होने जा रहे हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और जर्मनी, ये 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी की होनी है। लंच सेशन के बाद एक दूसरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फूड सिक्योरिटी और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है। उस पर भी भारत अपनी बात इस G7 के समिट के मोर्चे पर रखता हुआ नजर आएगा। उस दूसरे सेशन के बाद में भारत के प्रधानमंत्री जो यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लायन, उनके साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ कनाडा के साथ उनका बायलैटरल भी तय हुआ है। बहुत सारे स्लॉट्स अभी छोड़े गए हैं, हो सकता है कुछ और देश भी बायलैटरल की इस पूरी श्रृंखला में शामिल हों, लेकिन दूसरा दिन बहुत ही एंगेजिंग होने जा रहा है और स्पष्ट तौर पर भारत ये पूरी दुनिया को संदेश देता हुआ नजर आएगा कि अगर समस्याओं का समाधान निकालना है तो विकसित देशों को, विकासशील देशों को साथ लेकर के चलना होगा। म्यूनिख में कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़। और G7 ग्रुप के रहनुमाओं ने इतवार को बुनियादी ढांचे और हमजहत तरक्की पर पहल का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका कम से और औसत आमदनी वाले ममालिक में ऐसे मंसूबों की हिमायत के लिए ग्रांट्स, वफाकी फंड्स और निजी सरमायाकारी में 5 सालों में $200 बिलियन जमा करेगा, जो मौसमियाती तब्दीली से निमटने के साथ साथ आलमी सेहत, सिनफी मसाबात को बेहतर बनाने में मदद करेगा। वहीं चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे के लिए एक पायदार मुतबादिल बनाने के लिए इसी मुद्दत में पहल के लिए यूरोप 300 बिलियन यूरो इकट्ठा करेगा। और आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का बेसब्री से इंतजार है। मारूफ साइंसदान नंबी नारायणन की ज़िंदगी पर मबनी ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज़ होगी। इत्तलात और नशरियात की मरकज़ी वजारत ने दिल्ली में फिल्म की खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया, जिसमें मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। जासूसी के फर्जी मामले में फंसाए गए इसरो के साबिक साइंसदान नंबी नारायणन की जिंदगी पर मुश्तमिल फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। मशहूर अदाकार आर माधवन की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म है। वजारत इत्तलात और नशरियात ने इतवार की शाम दिल्ली में इस फिल्म की खुसूसी स्क्रीनिंग की। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हुई इस स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और मरकजी किरदार आर माधवन के साथ साथ दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। वहां मौजूद सभी हस्तियों ने इस फिल्म को सराहते हुए इसे बेहतरीन सिनेमा की मिसाल करार दिया। ध्यान रहे कि इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हाल ही में खत्म हुए कान फिल्म मेले के दौरान हुआ था। ये एक इतनी रोचक फिल्म है और इससे जो है मर्मस्पर्शी फिल्म है, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि हमारे देश में जो इसमें आखिरी मैसेज है कि हमारे देश को महान बनना है, तो हमारे देश को महान बनाने वालों को हमें उनको हमेशा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनका आदर करना पड़ेगा और उनकी जो भी समस्या है उनको सुलझाना पड़ेगा और उनको हमें तभी हम महान बन सकते हैं। और इस फिल्म का यही मैसेज है कि हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है और हमने जो है नंबी नारायण जी को परेशानियां हुई, पर अंत में जो ट्रुथ था, जो सत्य था, उसकी जीत हुई। आर माधवन ने डीडी न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत में इस फिल्म को अपने सिनेमा करियर का बेहद खास मोड़ करार दिया। मेरे पास तो सबसे बड़े महारथी मेरे साथ थे, डॉक्टर नंबी नारायण है, सब मुझे बता ही रहे थे। तो उनके साथ जिन्होंने इंजन बनाई है जो आज तक कभी फेल ही नहीं हुआ, ये अगर आपके साथ हो तो फिर इससे ज़्यादा फैक्ट्स कहाँ से मिलेगा। और मैं दिन रात लगभग 2.5 साल साथ रहा और मैं समझने की कोशिश की और मुझे लगता है कि आई वाज ब्लेस्ड टू हैव अ टीचर लाइक हिम। नंबी नारायणन पर लगाए गए झूठे इल्जामात की जांच करके उनकी बेगुनाही साबित करने वाले सीबीआई के साबिक आईजी पीएम नायर भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इस फिल्म की बहुत सताइश की। It's a commendable work by Mr. Madhavan. I would request everybody in India must see the film. It's a combination of technology, science, emotion. You know, if you see the film, emotionally so shattered,
I couldn't get my breath for some time. So I'm sure that it will be a welcome film. The whole of India and abroad, all of you, the people must see the film. Very, 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 very entertaining, meaningful, and a very, very, very captivating film. फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा बनने वाले इस फिल्म के मौजू और इसकी तख्लीकियत को लेकर काफ़ी मुतासिर नजर आए। It was such an intense film, but from the point of view of gripping the audience, the grip never went away. It was very entertaining and it was very captivating for all of us, although emotional in the sense as a film. It was an extremely successful film. So for that, my first congratulations to him. This film talks about a lot of interesting thoughts which have to be part of anybody in public administration, and for the citizens also to understand that they must understand what is going on behind the scenes, and therefore it's a very, very, very useful and interesting film. I was crying a couple of times in the movie. I was so absorbed emotionally and so intensely involved in the movie. It is beautiful. One must really, really watch it. एक शानदार साइंसदान को जासूसी के फर्जी मामले में फंसाए जाने की साजिश और खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए की गई लंबी जद्दोजहद अपने आप में एक अलमिया है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इस अलमिये की कहानी को बड़ी खूबी से बयान करती है। मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। साइमा खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया वृंदावन में कृष्णा कुटीर के रहायशियों से मुलाकात करेंगे और बातचीत भी करेंगे। इस दौरान उनके साथ रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सदर जमहूरिया आश्रय सदन में रिहाइश पजीर ख़वातीन से मुलाकात और गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत मंसूबे के तहत चलाए जा रहे हाथ से तैयार मसनूआत का मुशाहिदा भी करेंगे। सदर जमहूरिया से मिलने के लिए आश्रय सदन की ख़वातीन पुरजोश हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल अब अदालत तक पहुंच गई है। पीर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जीबी परडीवाला बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे की दरखास्त पर समाअत करेंगे, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल के बागी एमएलए को भेजे गए नोटिस के जवाब को चैलेंज किया है। अपनी दरखास्त में शिंदे ने अजय चौधरी को ऐवान के लीडर के इंतखाब और असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल के ज़रिए उनके खिलाफ पेश गई तहरीक अदम एतमाद को मनसूख करने को भी चैलेंज किया है। वहीं एकनाथ शिंदे के अलावा दिगर बागी एमएलए भरत गोगावाले ने भी डिप्टी स्पीकर के कामकाज को गैर आइनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील की है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता दिनों शिवसेना के कम अज़ कम 37 अरकान असेंबली ने पार्टी आला कमान पर नज़रियात पर समझौता करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अलग कैंप बनाने का ऐलान किया था। ये एमएलए इस वक्त गुवाहाटी में हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों खेमों में के दरमियान सोशल मीडिया पर जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। और अब बात ज़िमनी इंतखाबात की। इतवार को इलेक्शन कमीशन ने 7 असेंबली सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों में से 2 पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने यूपी के आजमगढ़ और रामपुर सीट पर जीत हासिल की। वहीं पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने जीत हासिल की है। इसके अलावा 7 असेंबली सीटों में से बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और एक सीट आम आदमी पार्टी और वाईएसआरसीपी ने कामयाबी हासिल की है। त्रिपुरा में वज़ीर आला मानिक साहा ने बारदुआली सीट से जीत हासिल की है। साथ ही रियासत की 2 मज़ीद सीटों पर कमल ने अपने परचम लहराए हैं। एक सीट कांग्रेस के हिस्से में आई। वहीं झारखंड की मांडर सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। तो दिल्ली में राजेंद्र नगर की असेंबली सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। और बात आसाम की करें तो सैलाब की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। वादी पार्क में भी सैलाब की सूरत हाल बेहतर हुई है। आसाम के वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने इतवार को सिलचर में का दौरा करके मुतासरा इलाकों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। इसके बाद उन्होंने
ज़िला कामरूप के हाजू में सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया। वज़ीर आला ने सूरत हाल और राहती इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए एक जायज़ा मीटिंग भी तलब की। वज़ीर आला ने ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को शहर के हर वार्ड में मेडिकल कैंप्स लगाने, रियासत के दूसरे हिस्सों से डॉक्टरों को सिलचर में जान बचाने वाली अद्वियात फराहम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने शहर के हर वार्ड के हर ख़ानदान में इमदादी सामान तकसीम करने और जहाँ सैलाबी पानी कम हुआ है वहाँ फ़ौरी तौर पर बिजली बहाल करने की भी हिदायत दी है। आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 28 अजला में अब तक 22 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 बच्चों समेत 5 अफराद की मौत हुई है। 74,706 हेक्टेयर ज़री आराजी अब भी ज़ेर आब है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासिरा देहात की तादाद 2,542 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 जून तक 2,17,000 से ज़ायद लोगों ने 680 रिलीफ कैंपों में पनाह ली है। सैलाब से लोगों को बचाने के लिए भारतीय फ़ौज, NDRF, SDRF और मकामी पुलिस जंगी मुहाज पर काम कर रही हैं। ये टीमें मुख्तलिफ मकामात पर फंसे लोगों को सैलाब से बहिफाजत निकालने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। लोगों को खुराक, पानी और दीगर इमदादी सामान फराहम कर रही हैं। कल पैकेज्ड पानी, पीने का पानी, चावल, जानवरों का चारा समेत 85.51 मैट्रिक टन इमदादी सामान गुवाहाटी और जोरहाट से सिलचर पहुंचाई गई। इलाकाई मौसमियाती मरकज़ गुवाहाटी ने अगले चंद दिनों तक रियासत में शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने कोरोना वबा के खिलाफ जारी जंग में एक और रिकॉर्ड कायम किया है। मुल्क में वैक्सीनेशन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 197 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसको आला सतह पर इसकी मुसलसल जायज़ा और निगरानी भी की जा रही है। भारत और यूरोपीय यूनियन 9 साल के वक्फे के बाद नई दिल्ली में आज़ाद तिजारती मुआहिदा FTA मुज़ाकरात को फिर से शुरू करेंगे। 17 जून तक ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के दफ्तर में मुनक़िद एक प्रोग्राम में भारत यूरोपीय यूनियन FTA मुज़ाकरात को फिर से शुरू किया गया था। इसके अलावा एक सरमायाकारी तहफ़्फ़ुज़ समझौता IPA और एक GI समझौते के लिए भी मुज़ाकरात शुरू हुआ था। इस साल अप्रैल में यूरोपीय यूनियन के सदर अर्सुला वॉन डेर लेयन के दिल्ली के दौरे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया यूरोपीय दौरे ने आज़ाद तिजारत समझौता मुज़ाकरात को रफ्तार दी। मुज़ाकरात के लिए एक वाज़ेह रोड मैप बनाने में मदद मिली। रूसी सदर पुतिन रवां हफ्ते वस्ती एशिया की साबिक़ सोवियत रियासतों का दौरा करेंगे। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी रहनुमा का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। पुतिन ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान का दौरा कर सकते हैं। वो वतन वापस आने के बाद इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो अश्क़ाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसमें आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, ईरान और तुर्कमानिस्तान के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क को रूसी मिसाइलों को रोकने के लिए जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वह असलहे की फ़राहमी के हवाले से दोस्त ममालिक से मुसलसल राब्ते में हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर इत्तेहादी वाकई इत्तेहादी हैं और वो महज तमाशाई नहीं तो उन्हें हथियारों की सप्लाई तेज़ करनी चाहिए। यूक्रेन के खार्किव में एक कसीर मंजिला इमारत पर हुई बमबारी के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। शनिचर रात हुए मिसाइल हमलों में एक अस्पताल और कुछ निजी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन जंग के शुरू से ही खार्किव हमले का निशाना बना रहा है।
और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी जो रोज़नामा इनकलाब ने लगाई है वो है G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मोदी जर्मनी पहुँचे। हिंदुस्तानी बिरादरी से उन्होंने खिताब किया। हिंदुस्तान को अपनी जमहूरियत पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि जमहूरियत हमारा वक़ार है, जो जमहूरियत हर हिंदुस्तानी के DNA में है। 47 साल पहले इस जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने और गैरगमाल बनाने की कोशिश की गई। हालांकि हिंदुस्तान के अवाम ने जमहूरियत के कुचलने की तमाम साजिशों का जवाब जमहूरी तरीक़े से दिया है। आगे बढ़ते हैं। अखबार के सफ़े अव्वल की एक और अहम सुर्खी है ज़िमनी इंतखाबात को लेकर अखबार ने दूसरी अहम सुर्खी लगाई है। दूसरी अहम सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। यूपी में बीजेपी का जलवा, समाजवादी पार्टी को झटका। समाजवादी पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले रामपुर आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार कामयाब। पंजाब में हुक्मरान आम आदमी पार्टी को झटका। सिंगरूर में शिरोमणि अकाली दल, अमृतसर कामयाब। जबकि त्रिपुरा की 4 असेंबली सीटों में से 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे पहली अहम सुर्खी जो लगाई गई है वह वज़ीर आज़म मोदी G7 कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ वक्त की ज़रूरत है और मुल्क की आबादी को मुनासिब पानी फराहम करने के लिए बारिश के पानी का ज़ख़ीरा करना ज़रूरी है। एक और अहम खबर जो सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है, अखबार ने लिखा है इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के इख्तियार का ख़्वाह है। आगे अखबार लिखता है कि बदनवानी में मुलविस गैर मंजूर शुदा सियासी पार्टियों की शनाख्त करने के लिए जारी सफाई मुहिम के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की ताकत हासिल करने के लिए नए सिरे से कोशिशें शुरू कर दी है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर आलमी सफ़े की सुर्खियों की बात करें तो रूस का यूक्रेन के अहम शहर पर कब्ज़ा, बेलारूस को जौहरी मिसाइल निज़ाम फराहम करने का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा है कि रूस जौहरी सलाहियत के हामिल मुख्तसर फासले करने वाले मिसाइल निज़ाम आने वाले महीनों में अपने इत्तेहादी बेलारूस को फराहम करेगा। एक और आलमी सफ़े की सुर्खी है अहम जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोशिशों पर नज़र रखे हुए है। ये इसराइली अहलकार का बयान को अखबार ने शाये किया है। अखबार लिखता है कि यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेप बोरेल की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात चंद दिनों में दोबारा से शुरू किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अगर सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की पहली अहम सुर्खी है इमरजेंसी स्याह धब्बा जैसा था लेकिन जमहूरियत सब पर गालिब रही। लोगों को यकीन है कि उनका पैसा ईमानदारी से मुल्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भारत जमहूरियत की माँ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जी सरबराह इजलास में दिए गए बयान को अखबार ने शाये किया है। उसी के हवाले से ये खबर लिखी है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। भारतीय अंडर 23 ख़वातीन की हॉकी टीम ने 5 मुल्की मुकाबले में चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इतवार को डबलिन में खेले गए फाइनल मैच में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से था, जिसमें नीदरलैंड ने भारत को 4-1 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता और टीम इंडिया को सिल्वर मेडल से ही मुतमईन होना पड़ा। डबलिन में खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। बारिश से मुतासरा 12 ओवर के इस मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और आयरलैंड की टीम ने 12 ओवर्स में भारत के सामने 109 रन्स का हदफ रखा। आयरलैंड की जानिब से हैरी टेकर ने सबसे ज़्यादा 64 रन्स की इनिंग्स खेली। जवाब में टीम इंडिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ को हासिल कर लिया। भारत की जानिब से दीपक हुड्डा ने 47 रन्स बनाए जबकि कप्तान पांड्या ने 24 रन्स बनाए। भारत ने 2 मैचों की सीरीज़ में 0-1 से बरतरी हासिल कर ली है। सीरीज़ का आखिरी मैच 28 जून को खेला जाएगा। और अब नाज़रीन, मुल्क के मौसम के मिजाज पे एक नज़र डाल लेते हैं।
मौसम की मालूमात के साथ ही नाज़रीन उर्दू ख़बरनामा अख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।